हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, न्यूट्रल एटम के लिए कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एनाइन के लिए कैसे लिखेंगे और कैटाइन के लिए कैसे लिखेंगे, वो सारी बातें आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड आयंस विद एग्जांपल्स। आयंस में दोनों आ जाएंगे, एनाइन भी और कैटाइन भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? तो the distribution of electrons into available orbitals of an atom is called its electronic configuration. ठीक है, जो भी हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे हम फिल करें, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और उसको फिल करने का मतलब किसी भी तरीके से नहीं करते, तरीके से किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस भी बताता है। इस तरीके में हम कह सकते हैं कि कौन से शेल के कौन से सब शेल में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो वो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के। तो यहाँ पर आपको हमने पढ़ा है अभी तक कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है। तो एक ये ऐसा मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो यहाँ पे हमें इतना पता है कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है S, तो 1s लिखा है। सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं S और P, तो 2s और 2p लिख दिया। थर्ड शेल में SPD, तीन शेल है तो तीन ही सब शेल होंगे, तो 3s 3p 3d हो गया। इसी तरीके से 4s 4p 4d 4f और फर्दर इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ देखोगे तो 4 के बाद f तो ठीक है, लेकिन फिर 5 भी f थोड़ी होता है। बिल्कुल सही है, 5 f नहीं होगा। 5 के बाद इधर मैं बोलूंगा 5, ठीक है, SPDF G भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से 6 में 6 सब शेल होना चाहिए, तो 6s 6p 6d 6f 6g और 6h भी आएगा। ऐसे 7 में SP, ये D, F 7G 7H और 7I भी आना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है, इस तरीके से होना चाहिए। बट एनसीईआरटी जितनी भी बुक्स है उसमें इतना ही, यही पोर्शंस आपको क्या दे रखा होता है, गिवन होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। उन 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें ये जो आपको दे रखे गिवन ऑर्बिटल्स, इतने में ही हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। इसलिए रिमेनिंग ऑर्बिटल्स ये दिए हुए नहीं होते हैं। हाँ, फ्यूचर में और हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हुए तब हमें हो सकता है इन ऑर्बिटल्स की भी जरूरत पड़े, तब आपको ये भी देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो अभी सिर्फ वही ऑर्बिटल्स दे रखे हैं जिनकी आपको क्या जरूरत है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए एक रूल दिया गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं आउबॉ प्रिंसिपल। In the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies based on n plus l rule. अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से शेल में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा या कौन से शेल के सब शेल में पहला आएगा? पहले तो शेल में आएगा, शेल के बाद सब शेल में आएगा, तो किस में आएगा? तो हमें कहां से पता लगेगा? ये आउबाउ प्रिंसिपल से पता लगेगा। और आउबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर एक सब शेल या हर एक ऑर्बिटल की एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? n प्लस एल रूल से। अब यहाँ पर n क्या है? तो n हमको पता है, n क्या बताता है? शेल नंबर बताता है। ठीक है, एल तो हमें क्या बताता है? शेल नंबर बताता है। तो शेल नंबर तो हम देख के बता देंगे, वन फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। एस एल क्या है यहाँ पे? एल बताता है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्वांटम नंबर, तो ये एल कहलाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये हमें बताता है हर एक सब शेल के लिए। ठीक है, हर एक सब शेल के लिए क्या बताता है? एक वैल्यू बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सब शेल है ना, और यहाँ पर मेरे पास उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे पास एस जो सब शेल है इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0, ये आपको याद रखनी है। पी के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, डी के लिए इसकी वैल्यू होती है 2, एफ के लिए इसकी वैल्यू होती है 3, जी आएगा तो 4 ऑन सो। ठीक है, तो हमें तो खैर 4 ही और सब शेल्स की जरूरत होती है, तो एस पी डी एफ में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो एन तो मुझे पता लगेगा शेल नंबर से, और एल कैसे पता लगेगा? मुझे सब शेल देख के। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1s लिखा है, ठीक है, तो 1s लिखा है, तो 1s के लिए एल की एन की वैल्यू तो क्या होगी? 1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1s के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1s के लिए एन की वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पर? 1। एंड एस की वैल्यू कैसे पता लगेगी हमें? एल से। तो एस की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होती है? 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n प्लस एल, n प्लस एल लिखूंगा 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1।
क्लियर है? तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर 2s की निकालूंगा अगर मैं वैल्यू, ठीक है, अगर मैं 2s की वैल्यू निकालता हूँ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस s की वैल्यू 0, तो फिर क्या आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमें बता रहा है इनकी एनर्जी, जो ये वैल्यू आती है n प्लस एल की, इनकी एनर्जी बता रहा है। तो 1 से ज्यादा क्या होगा 2, तो जो लोअर एनर्जी वाला होगा वो पहले फिल होगा और बाद वाली एनर्जी वाला बाद में फिल होगा। तो पहले 1s फिल होगा फिर 2s फिल होगा। इस तरीके से हम 2p 3p इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले 1 भरेगा उसके बाद 2s भरेगा फिर 2p भरेगा फिर 3s भरेगा 3p बनेगा 3d, ऐसा कोई नहीं। हो सकता है 3s या 3p के पहले या बाद में कोई 4s भी बढ़ जाए या 5 का भी बढ़ जाए, वो डिसाइड कहाँ से करेंगे, इस n प्लस एल रूल से। तो या तो आप n प्लस रूल से एक एक ये जो ऑर्बिटल्स दे रखे हैं इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर लो, या इस तरीके से आप जब लिखोगे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो में 1s, सेकंड रो के अंदर 2s 2p, थर्ड के अंदर 3s 3p 3d, और इसमें इस तरीके से में हम बोल सकते हैं डायगोनली जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे ऊपर से नीचे तो आपको इसमें क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा रखा है कि आप डायगोनल देख सकते हो कि जो ब्लैक कलर से जो लाइन आ रही है, ठीक है, उस ऑर्डर में हमें इसको फिल करना है और वापस ऊपर जाना है। तो यहाँ से इधर से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में। 3s में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा अगेन 3p में, और 3p से 3d में नहीं जाता। 3p फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है 4s में, 4s में फिल होने के बाद जाता है 3d में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो 4s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3D, इसलिए पहले 4s भरा जाता है। तो या तो आप इस तरीके से डायगोनली याद रख ले डायग्राम बना के, या फिर n प्लस एल रूल से एक एक आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा आउटबाउ प्रिंसिपल। तो रूल 1 यही कह रहा है कि एनर्जी ऑर्डर ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल्स फॉलोइंग n प्लस एल रूल। फॉर एग्जांपल जैसे 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, 3p के बाद 4s की, 4s के बाद 3d की, 3d के बाद 4p की, ऑन सो ऑन, इस तरीके से एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो ठीक है, फर्स्ट शेल में s और p आ गए, सेकंड शेल के 2s 2p आ गए, लेकिन थर्ड शेल के अंदर 3s 3p आया, उसके बाद 3d यहाँ आ गया, उससे पहले कौन भर रहा है, 4s भर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये रूल इसके अकॉर्डिंग मत चलना कि पहले फर्स्ट शेल है तो उसके सारे सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे देख सकते हो 4s पहले आ गया, फिर 3d, फिर 4p के बाद में 5s आ गया, उसके बाद ठीक है 4d इसके बाद आया। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आउटबाउ प्रिंसिपल से हमें पता लगता है। फॉर एग्जांपल लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें पता है अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1s 2s 2p। ठीक है, लिथियम के अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे न्यूट्रल एटम में, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, पहले तो हम एनर्जी की बात कर ले, 2s और 2p में हम एनर्जी कंपेयर करेंगे तो 2s की एनर्जी n की वैल्यू यहाँ पर 2, s l की वैल्यू s के लिए 0, तो 2 + 0 2, 2p के लिए चेक करेंगे हमें तो n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू क्या होगी 1, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो 2s की वैल्यू n + l की वैल्यू 2 आ रही है, जबकि 2p के लिए 3 आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है 2s पहले फिल होगा 2p बाद में फिल होगा। अब इसमें ये चीज आप ध्यान रखना है कि हमें पता है s जो सबशेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, p जो सबशेल है उसके अंदर कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, d जो सबशेल है उसके अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसी तरीके से f जो सबशेल होता है उसके अंदर 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। और नेमिंग कैसे करते हैं कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसके अंदर s के अंदर तो एक ही होता है, तो ये तो है s, ये क्या है px py और pz, यहाँ पे dx dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, और f की तो हमें जरूरत नहीं होती। तो ये सबशेल है, सबशेल के अंदर हमें पता है एक s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p के अंदर हमारे पास कितने, p के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के अंदर 5 होते हैं, इसी तरीके से f में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 2। ठीक है, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन,
पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, तो किसी का भी ये एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 6। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, तो यहाँ ऊपर लिखा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। पी के अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकते हैं 6। ऐसे डी में मैक्सिमम कितने होंगे 10 और एफ में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 40। तो ये जो px py z जो इस तरीके से लिखे हुए ये कहलाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है इनकी एनर्जीज क्या सेम है, px py pz। ठीक है, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे जैसे 2p है तो 2p के अंदर क्या है 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 2px 2py 2pz। ये 2px 2py 2pz और तीनों की एनर्जी क्या होगी सेम। तो किसी भी एक के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भर दे, लेकिन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद हम उसकी पेयरिंग शुरू कराएंगे इस तरीके से। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन 10 और 14। ठीक है, पेयरिंग वेयरिंग के लिए आगे अलग रूल दे रखे हैं। तो अब जब इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एनर्जी ऑर्डर तो हमें पता लग गया है 2s लेस देन क्या होगा 2p से, तो पहले 2s में भरेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे लिथियम का, तो फर्स्ट शेल के अंदर ऐसी ही मेरे पास क्या है सब शेल है, और एस सब शेल है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर उसके बाद 3 भरना है तो 2 तो इसमें भर गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा सेकंड शेल में। सेकंड शेल में हमें पता है एनर्जी किसकी कम होती है 2s की, तो 2s में जाएगा। एक बचा है तो एक ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2, तो जितनी उसमें जगह हो उतने फिल करेंगे, बाकी हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 बोलते हैं इसको। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की हम बात करें तो अवेलेबल ऑर्बिटल्स की बात करें तो 1s 2s 2p 3s 3p हो गया। 2s और 2p तो पीछे हमने कंपेयर कर ही लिया था लिथियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए 3s और 3p को अगर हम कंपेयर करें n+l रूल से, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो 3 + 0 3। 3p के लिए अगर हम देखें तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू p के लिए क्या होगी 1, तो 3 + 1 4। तो यहाँ पे एनर्जी 3s की कम है तो पहले 3s भरा जाएगा, उसके बाद 3p भरा जाएगा। तो एनर्जी ऑर्डर हमें 3s लेस देन 3p मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें एल्यूमिनियम की, ठीक है, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 भरे। फिर किस में जाएंगे दूसरे 2s में, उसमें भी मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 2, कितने हो गए 4। फिर किस में जाएगा 2p में एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और p के अंदर मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 6, तो यहाँ पे मैंने 6 भरे, कितने हो गए 10। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 13। तो रिमेनिंग फिर नेक्स्ट किसका नंबर आएगा 3s का, और s में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 2। ठीक है, तो 2 भरे 12। ठीक है, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम किसके अंदर फिल करेंगे ये रिमेनिंग जो p है। अब मैंने बोला p में हमेशा 6 जाए ऐसा जरूरी नहीं, मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 थे तो मैंने भर दिए, यहाँ पे एक ही अवेलेबल था तो एक ही भरा। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूल 2। If n plus l values are equal, then electrons will enter into the orbital which is having lowest n value. ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी में n plus l की वैल्यू सेम आ जा रही है दो ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, n plus l की वैल्यू सेम आ रही है, तो फिर किसको हम डिसाइड करेंगे किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसकी एनर्जी कम होगी। तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी हम क्या मानेंगे लो मानेंगे, कम मानेंगे, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे सोडियम का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 11 ही उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन मुझे फुलफिल करने हैं। तो अवेलेबल ऑर्बिटल्स मेरे पास है 1s 2s 2p और 3s। 2p और 3s की अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, 2p और 3s को अगर मैं कंपेयर करूं तो n की वैल्यू यहाँ पर होगी 2 और p के लिए l की वैल्यू होगी 1, 2 + 1 कितना हो गया 3। और 3s के लिए अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू 3 और s की वैल्यू क्या होगी s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0, तो 3 + 0 3। तो यहाँ पर भी 3 आ रही है वैल्यू और इसके लिए भी 3 आ रही है, तो दोनों की एनर्जी तो सेम होगी इसके अकॉर्डिंग, रूल 1 के अकॉर्डिंग। तो अगर n + l की वैल्यू सेम हो जाती है तब हम क्या देखेंगे n की वैल्यू देखेंगे सिर्फ। अब यहाँ हमने डिसाइड कैसे करा, हम यहाँ हमने डिसाइड करा इस वैल्यू से, n की वैल्यू से, जिसमें n की वैल्यू कम होगी वो ही उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी लो। तो 2s की एनर्जी कम होगी 2p की एनर्जी कम होगी 3s से। तो hence n plus l values of 2p 3s is same, so rule 1 is not applicable. n values of 2p is 2, 3s is 3। ठीक है, तो 2 हमें पता है लेस देन होता है 3 से, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 2 एनर्जी ऑर्डर ऑफ 2p is less than 3s। तो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमें 11 भरना है तो 1s2 2s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, फिर 2s में 2 मैक्सिमम जा सकते हैं, कितने हो गए 4, p में 6 जा सकते हैं मैक्सिमम, तो भर दिए 10। अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा है, 11 होनी चाहिए, तो s में एक ही गया, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर इसमें एक आता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है? हुंड्स रूल स्टेट दैट electron pairing takes place only after all the available degenerate orbitals are occupied by one electron each। ठीक, तो अभी मैंने बताया था डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है कि एक सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते, एक शेल के एक सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे डीजनरेट का मतलब क्या है? सेम। डीजनरेट का मतलब है सेम एनर्जी, ठीक है। तो उन सभी की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? सेम एनर्जी होती है। तो अब जब उनकी एनर्जी सेम है तो मैं बोलूंगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन किसी में भी जाए क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो उसमें किसी में भी इलेक्ट्रॉन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कभी कि हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन px में जाएगा या पहला इलेक्ट्रॉन pz में जाएगा। वो px में भी जा सकता है, py में भी जा सकता है, pz में भी जा सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी में भी चला जाएगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सेम है। तो जो सेम एनर्जी वाले पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जब एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसमें, तब उसमें पेयरिंग दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं भरे जाएंगे जब तक कि सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो जाते। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर ऑल द अवेलेबल डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन ईच। इसको एम्प्टी बस सीट रूल भी कहते हैं। एम्प्टी बस सीट रूल का मतलब है कि हमें पता है इन जनरल मैं बात करूं तो बस के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया इस तरीके से 2 रो है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और हर एक यहाँ पे सीट पे क्या दो जने बैठ सकते हैं, यानी ठीक है। तो दो जने बैठाने की जगह पहले हमने क्या करा, हर एक सीट को क्या करा, ठीक है, हर एक सीट में हमने क्या करा, पहले एक एक आदमी को बिठा दिया, एक एक आदमी को बिठा दे। उसके बाद जब वो एक एक सीट भर जाए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, एक बिठा दिया यहाँ पे, फिर एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया। जब ये एक एक सब भर जाए उसके बाद में दूसरा एक एक आदमी की पेयरिंग कराएंगे इस तरीके से। जब तक सारी सीटें भरती नहीं है तब तक हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। ये एम्प्टी बस सीट रूल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझे इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर 8 ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हमें फुलफिल करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखूंगा, ये फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। तो 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस ऑर्बिटल में भर दिए, s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल। फिर 2s सेकंड शेल में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 मैंने भर दिए। उसके बाद आएगा 2p4। तो 2p4 के अंदर 1 2 3 ऑर्बिटल है। ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि तीनों एक ही शेल के एक ही सब शेल के ऑर्बिटल है। तो px pyz किसी को भी नाम दे। तो 4 को ऐसे नहीं बनेंगे कि पहले 2 इसको भर दिया, पहला वाला पूरा भर जाए, फिर दूसरे वाले ऑर्बिटल को भरेंगे और फिर तीसरे, ऐसे नहीं। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसकी पेयरिंग कराएंगे। ये हुंड्स रूल कहता है। तो ये तरीका गलत है, तो हम इसको फिल कैसे करेंगे? 1s2, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन गया। अब इसमें कोई डीजनरेट, एस में कोई डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते ही नहीं, एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में आएगा। इसी तरीके से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें और दूसरा भी इसमें। हाँ, जब हम 2p की बात करेंगे तो इसमें 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर तीसरा आएगा। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तब उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो गया ना, चौथा इलेक्ट्रॉन हम मार्क कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये 3 हो गए और यहाँ पर इस तरीके से चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अब उसके बाद पेयरिंग होगी। ये तरीका सही है और ये जो तरीका ये गलत है, ठीक है। P के अंदर 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे D के अंदर कितने होंगे? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे और F के अंदर 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। हाँ, इनकी जो डीजनरेसी मतलब जो डीजनरेट का मतलब है सेम एनर्जी, वो सेम एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। वो हम देखेंगे 12th क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके चैप्टर है, उसमें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT जिसको हम बोलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि इनकी डीजनरेसी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है ऑर्बिटल्स की, तो वो एक अलग कहानी। अभी इनकी एनर्जीज क्या होती है? सेम, ठीक है। अब
ये तो बात हुई हुंड्स रूल की, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल बताता है, l एजिमुथल क्वांटम नंबर जो सब शेल बताता है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हमें क्या बताता है, -l से +l की वैल्यू होती है और वो एक ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है, उसके ओरिएंटेशन के बारे में, किस डायरेक्शन में। और लास्ट में आता है s क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो बता रहा है। तो किसी भी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम ले लो और उसके 2 इलेक्ट्रॉन, वो पहली शेल के ही दोनों इलेक्ट्रॉन, पहले एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन, या अलग अलग शेल के हो 2 इलेक्ट्रॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती है। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल रहा है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विच हैव अपोजिट स्पिन। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, चौथा कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो अगर मैंने सेम कर दिए तो चौथा क्वांटम नंबर अपना अलग होगा। तो एक प्लस जिसका स्पिन या इसका एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का अपने आप क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है एक ऑर्बिटल किसी भी एटम का, तो यहाँ पर एक की डायरेक्शन अगर हमने ऊपर बनाई तो दूसरी की डायरेक्शन नीचे बनाते, तो जरूर नहीं ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज करेगा, और ये अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी दोनों की डायरेक्शन ऊपर या दोनों की डायरेक्शन नीचे नहीं आ सकती, ठीक है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हीलियम दे रखा है हमें 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के अंदर। तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू हम निकालते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ n, इसमें जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1, तो दोनों के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। फिर s यहाँ पर क्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है हमारा। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सबशेल के बारे में, और सबशेल के बारे में जो l की वैल्यू होगी, ठीक है, l की वैल्यू होगी s के लिए वो होगी 0, तो दोनों के लिए s की वैल्यू क्या आएगी, 0। तीसरा बताता हूं मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 0, तो E की वैल्यू की 0। तो अभी तक दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू भी 0। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके लिए, अगर मैंने मान लिया ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज है या +½ मान लूं मैं इसको, तो दूसरे की अपने आप जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। दोनों सेम नहीं हो सकते, मतलब 3 तो सेम हो गए क्वांटम नंबर, लेकिन चौथा कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही बोला, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन NLM वैल्यूज आर इक्वल बट स्पिन क्वांटम नंबर आर डिफरेंट, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनाइन। ये अभी तक हमने न्यूट्रल एटम के लिए बात करी थी, अब हम एनाइन मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज आते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो जब भी आपको एनाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप क्या करें, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एनाइन का मतलब क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका 8, उसमें दो माइनस आया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और लिए उसने, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये ऑक्सीजन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए, इस पे चार्ज आ जाएगा O8, एटॉमिक नंबर तो अभी भी 8 रहेगा लेकिन इस पे 2 माइनस आ गया। इसका मतलब क्या आ गया कि 8 तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऐड हो गए, तो टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, जबकि यहाँ पे जो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, अभी 8 थे। तो एनाइन में तो सिंपल होता है, एनाइन में आप क्या करें, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l रूल के अकॉर्डिंग उसके सबशेल या ऑर्बिटल्स के अंदर आप क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन फिल कर दे। बहुत सिंपल होता है एनाइन का, ठीक है। तो जैसे अब मैं बोलूँ कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कैसे फिल करेंगे हम, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 1s2 2s2 और फिर 2p6। एक तो ये तरीका, दूसरा इस तरीके से भी लिखा जाता है, जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, उनको बार बार बहुत बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से भी लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है, हीलियम बाय डिफॉल्ट बता रहा है कि उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1s2 तक। हीलियम के नीचे आता है नियोन, ठीक है, ग्रुप 18 में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10, इसका मतलब है यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, 1s2 2s2 2p6 लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखते हैं। नियोन के नीचे आता है एर्गन, एर्गन के तक आता है इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ जाता है 18, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा, हीलियम नियोन एर्गन क्रिप्टॉन
ठीक है, क्रिप्टॉन आएगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 ऑनसो। तो बार बार इतने 18 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए एर्गन डायरेक्ट लिख दिया तो मेरे लिए इतना, ठीक है, वो बार बार जो टाइम लग रहा है लिखने में 1:2 वो टाइम बच जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करा इसने, हीलियम लिख दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट इस तरीके से दिखा दिए। तो एनायन का सिंपल है कि जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में आप क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन जितने थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 थे तो 8 में हमने 2 ऐड करके 10 करा और फिर नॉर्मली इसको बढ़ दें, ठीक है। इस तरीके से हम एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट कैटायन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैटायन में, ठीक है, इतना आसान नहीं। दोनों एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 1 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया Na है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर है 11, उसमें से मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 ही रहेगा, लेकिन इस पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल एटम में 11 थे और चार्ज आने पे यहाँ पे एटम कितने इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, एक निकल गया। या फिर इस तरीके से मैं इसको और अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 10 थे। तो एक तरीका क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे एनाइन में करते हैं वैसे कैटायन में भी कर देते हैं कि सर 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन में भर देता हूँ। तो Na+ का अगर आपको भरवाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भर दूंगा 10 इलेक्ट्रॉन। किसके जैसे हो गया, नियोन जैसे हो गया ये, तो 1s2 2s2 और 2p6, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने एक एग्जाम्पल 2 लिया, ठीक है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या ये चीज सही है या नहीं है, ठीक है। कई जगह लगती है, कहीं नहीं लगती, इसलिए एक एग्जाम्पल 2 और लेते हैं। मैंने लिया स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, ठीक है, तो इस पे चार्ज आया प्लस और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटॉमिक नंबर तो अभी भी 21 रहा। अब इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 21, यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने रह गए 20। तो एक तो अभी जैसे हमने सोडियम का लिखा था वैसे हम स्कैंडियम का लिख देते, ठीक है। स्कैंडियम का, जब स्कैंडियम प्लस का मुझे लिखना है कैटायन का, तो मैं क्या करूंगा, 20 इलेक्ट्रॉन मुझे बढ़ने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 18, ठीक है, 3p6। अब इसके बाद एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग देखोगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s2 में, तो यहाँ पे मैंने भरा 4s2, हो गया 20। एक तो ये लिखा मैंने। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या करा, आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो स्कैंडियम का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कैंडियम के नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 और यहाँ पर क्या है 4s2 और 3d1, सही है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया स्कैंडियम नॉर्मल एटम का और ये बनाया स्कैंडियम कैटायन का। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब कैटायन का मतलब क्या है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलता कब है, आउटर मोस्ट शेल में से निकलता है। तो मैं कह रहा हूँ पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है और ये चौथी शेल है। तो चौथी शेल जो हमारे पास है उसमें एक ऑर्बिटल दे रखा है 4s, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, और 3d इसके अंदर होगा, थर्ड शेल के अंदर कहीं पे। तो यहाँ से आप जब डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके डायरेक्ट लिखोगे, तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि 3d से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, यहाँ पर आ रहा है 0, जबकि 3d तो अंदर वाली शेल है और 4s क्या है, बाहर वाली शेल है। तो 4s बाहर वाली शेल है, तो 4s में क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, 4s से क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाता है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, वो 3d से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये बाहर जाएगा और कैटायन बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा कि 3d1 तो एज इट इज रहेगा और 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो
लिखने का तरीका हमेशा ये होता है कैटायन के लिए कि पहले नॉर्मल एलिमेंट का लिखे, नॉर्मल एलिमेंट का लिखने के बाद एक इलेक्ट्रॉन, जब जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक निकालो, दो निकालो, तीन, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालने आउटर मोस्ट से निकालें। अब आउटर मोस्ट कौन सी है यहाँ पर? 4s। आउटर मोस्ट कौन सी है आपके पास? 4s है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, लिखना कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 4s क्या आएगा? 1 आएगा, और 3d भी क्या आएगा? 1 आएगा। ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जबकि आपने जो पहले नॉर्मल लिखा था उसको आप चेक कर सकते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है? बिल्कुल गलत आ रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ध्यान रखना, कैटायन में जैसे सोडियम के केस में तो आपने कर लिया तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये गलत है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो पहले आप क्या करें, नॉर्मल एलिमेंट का लिखे बिना इलेक्ट्रॉन निकाले, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो आउटर मोस्ट शेल में से निकाले। अगर एक कैटायन है तो एस में से एक निकालो, लास्ट शेल में से निकालना है। दो होता तो यहाँ 4s0 होता, 3d1 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होता है। ठीक है, तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कंप्लीट बात करी, तो एक बार ध्यान से फिर से देख लें और अच्छे से इसको समझ लें। बहुत ही तरीके से मैंने बिल्कुल इसको पढ़ाने की कोशिश करी। ओके, थैंक यू क्लास।